जल्दबाज दुकानदार। एक दिन एक आदमी एक होटल में गया। होटल के अंदर 1 लीटर दूध लाओ। बैरा जाकर दूध ले आया। उस आदमी ने दूध का पूरा गिलास गटक लिया। तभी अचानक वह चौंक उठा। ओह, और बैरे से बोला, 1 प्याला चीनी लाओ। बैरा चीनी ले आया। चीनी का प्याला मुंह में खाली करते ही वह आदमी त्योरा कर जमीन पर गिर पड़ा आई, और जमीन पर जोर जोर से उल्टा पुल्टा होने लगा। दुकानदार भागता हुआ आया। उसे क्या हो गया? मुझे पता नहीं, दूध पीते ही लुढ़क गया सेठ जी। दूध खट्टा हो गया होगा। अगर लोगों ने पुलिस को खबर कर दी तो मुझे जेल हो जाएगी। दुकानदार फौरन रसोई घर में गया। फौरन सारा दूध नाली में फेंक दो। पूरा 25 लीटर सेठ जी। सारा, जल्दी। और सेठ ने वह सारा दूध अपनी निगरानी में नाली में बहा दिया। हाँ, आज जाकर देखो उस आदमी की हालत। होटल के अंदर हैं? ठीक तो हैं। आप फर्श पर लुढ़क क्यों रहे थे? पीने से पहले मैं दूध में चीनी मिलाना भूल गया था, इसलिए मैं लुढ़क कर दूध और चीनी को पेट में मिला रहा था। हैं? कुएं में चांद। एक रात एक आदमी अपने कुएं से पानी भरने गया। कुएं के नजदीक पहुंचकर, हे भगवान! चांद की परछाई कुएं में देख वह चौंक गया। चांद मेरे कुएं में गिर पड़ा है। उसे बाहर निकालकर आकाश में फेंक देना चाहिए। कमाल है। यह सोचकर वह आदमी अपने घर की ओर दौड़ा। अभी रस्सी और कांटा लाकर उसे निकालता हूँ। उसने अपने घर से कांटा लिया और उसमें रस्सी को बांधा। फिर वापस कुएं के पास जाकर रस्सी को कुएं के अंदर डाला। कांटा नीचे जाकर एक पत्थर में फंस गया। आहा, फंस गया। बस अभी तुरंत वह बाहर आ जाएगा और आकाश में अपनी जगह चला जाएगा। यह सोचकर उस आदमी ने जोर लगाना शुरू किया। उफ, बहुत भारी है ये तो। वह रस्सी को ऊपर खींचता रहा। उसने इतने जोर से रस्सी खींची कि कांटा अलग हो गया और वह संभल नहीं सका और धड़ाम से पीछे जा गिरा। आई! तभी उसकी नजर आकाश पर पड़ी। आहा, आखिर मैं तुम्हें फिर से ऊपर भेजने में सफल हो ही गया। तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। पीछे वाली टाई। एक दिन एक फॉरेनर गांव में घूमने आया। अजीब जगह है ये। सब लोग कपड़े का चिंदी पीछे लटकाए घूम रहे हैं। उसने एक आदमी से पूछा, यह कैसा विचित्र पाजामा है जो आप लोग पहनते हैं? इसे धोती कहते हैं। लेकिन पीछे की और कपड़े की चिंदी क्यों लटकती रहती है? पर आपने भी तो आगे की और कपड़े की एक चिंदी लटका रखी है। लेकिन यह तो टाई है। यह सुनते ही उस आदमी ने तपाक से जवाब दिया, जनाब, हम अपनी टाई पीछे बांधते हैं।
खुशकिस्मत लक्ष्मण। एक बार एक गरीब लड़का लक्ष्मण शहर जा रहा था। थोड़ी देर सुस्ता लूं, भूख भी लगी है, फिर आगे जाऊंगा। वह वहीं बैठकर खाने लगता है कि तभी एक चूहा वहां आता है। मुझे भी एक निवाला मिलेगा। बदले में तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें एक वाक्य सिखा दूंगा। वह चूहे को खाना देता है और चूहा उसे वाक्य सिखाता है। वाक्य है, खोदे चूहे जैसे खुदुर खुदुर। फिर लक्ष्मण चूहे से विदा लेता है। जैसे जैसे लक्ष्मण आगे बढ़ा, उसे भोजन के बदले में 2 पंक्तियां और सीखने को मिली, एक बिल्ली से, दूसरी हिरन से। जब वह शहर पहुंचा तो बड़ी रात हो गई थी। एक घर के सामने पहुंचकर, यहाँ सो जाता हूँ, घर का मालिक ना बिगड़े तब है। उसकी फौरन आंख लग गई। आधी रात को घर के मालिक की आंख खुली। हैं, यह कैसी आवाज इतनी रात को? वह खिड़की में से बाहर झांकता है। बाप रे, चोर दीवार में सेंध लगा रहा है। घर में मैं अकेला हूं, कहीं उसने मुझ पर हमला कर दिया तो? उधर बरामदे में, ये मच्छर सोने नहीं देंगे मुझे। चलो थोड़ी देर उठकर बैठूं, वे पंक्तियां दोहराता हूं, देखूं याद है कि नहीं। और लक्ष्मण पंक्तियां दोहराने लगा। खोदे चूहे जैसा खुदर खुदर। ये सुनते ही चोर चौंक गया। है, लगता है किसी ने आवाज सुन ली, छिप जाऊं फौरन। यह सोचकर वह चोर एक झाड़ी के पीछे छुप गया। लक्ष्मण ने दूसरी पंक्ति दोहराई। छिपे बिल्ली जैसे घुसुर पुसुर। यह तो किसी लड़की की आवाज है, बरामदे में से आ रही है। इधर चोर, उसने मुझे देख लिया, अब भाग चलो बच्चों। तभी लक्ष्मण ने तीसरी पंक्ति दोहराई। भागे हिरन जैसे सरर सरर। और वह चोर वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर घर का मालिक भाग गया, इस लड़के को इनाम देना चाहिए। इधर लक्ष्मण, याद है, वाह कमाल है। तभी घर का मालिक घर से बाहर निकला। कमाल कर दिया तूने, शाबाश बेटा, अच्छी तरह डरा दिया उसे। डराया? किसे? चोर को बेटा, चोर को। चोर को? सारी बात समझने पर, अच्छा चोर डर गया, ठीक है, यह तो मामूली सी बात है। मामूली होगी तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने मेरा माल ही नहीं, जान भी बचाई है। लो, यह रहा तुम्हारा इनाम। सेठ जी ने लक्ष्मण को भरपूर इनाम दिया। वह रातों रात गरीब लक्ष्मण से अमीर लक्ष्मण बन गया। चालबाज ग्राहक। एक दिन जग्गू एक रेस्तरां के पास से गुजर रहा था। सोचता हूँ कुछ खा पी लूं। रेस्तरां के अंदर, क्या लेंगे साहब? जो भी हो ले आओ। बैरा ढेर सारा खाना लाकर जग्गू के आगे रख देता है और जग्गू उसे खाने में जुट जाता है। खाना खाने के बाद, और कुछ साहब? एक प्याला सूप। आप पाउडर काम आएगा। सूप आने पर जग्गू ने बदबूदार पाउडर उसमें घोल दिया और फिर, मैनेजर कहाँ है? उसे मेरे पास भेजो। थोड़ी देर बाद, मैं मैनेजर हूं। ऐसा खराब सूप परोसते हैं आप? जरा इसे सूंघिए। मैनेजर सूप को सूंघता है। उफ, कैसी खराब गंध है। साहब, मेहरबानी करके शोर मत मचाइए, इससे हमारे रेस्तरां की बदनामी होगी। आपने जो कुछ खाया है उसके दाम मत दीजिए। अच्छा ठीक है। कमाल है। अगले दिन यह घटना जग्गू ने अपने दोस्त ठग्गू को बताई। और इस तरह मैं बच निकला। अच्छी तरकीब, मैं भी आजमाऊंगा। ठग्गू रवाना हुआ।
उसने रेस्तरां के अंदर जम कर खाया। उसके बाद, और कुछ साहब? एक प्याला सूप लाओ। सूप नहीं है साहब। क्या कहा? सूप नहीं है? फिर मैं पाउडर किस में डालूंगा? आपका बिल साहब। अरे, लगता है मैं पैसे लाना तो भूल ही गया। अच्छा, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं? बस 1 मिनट रुकिए। लेकिन मैनेजर ने उसकी एक न सुनी और उसे घसीटता हुआ रसोई की ओर ले चला। अंदर चलकर प्लेटें धोना शुरू करो, वरना। हाय। छुरा ने दुनिया को गोल घुमाया। गांव में रहने वाला छुरा महाबुद्धू था। एक दिन, तुम्हारे लिए एक काम है छुरा। यह कहते हुए उस आदमी ने छुरा को एक घड़ा थमाया। यह घड़ा पास के गांव में मेरे भाई को दे आओ। बड़ा भारी है, कंधे पे धर कर ले जाओ। छुरा ने उस घड़े को अपने कंधे पर रख लिया और वहां से चल दिया। थक जाने पर दूसरे कंधे पर रख लेना। थोड़ी दूर चलने के बाद, थकने का इंतजार क्यों करूं? मैं घड़ा दूसरे कंधे पर रख लेता हूं। चलते चलते छुरा का दिमाग भी लगातार चल रहा था। लेकिन कंधा बदलते वक्त घड़ा गिर गया तो? अच्छा, देखता हूं। अगर मैं घड़े को बाएं कंधे से दाएं कंधे पर ले जाता हूं तो घड़ा झील की तरफ हो जाएगा। लेकिन मैं घुमाकर उसे उस तरफ कर सकता हूं। बस, खुद पूरा गोल घूम जाने से इस तरह। ये सोचकर छुरा अपनी जगह पर घूम जाता है। छुरा चलता गया बिना ये समझे कि उसके कदम वापस लौट रहे हैं। तुम तो वापस आ गए छुरा। तुमने मेरे भाई को घड़ा पहुंचाया नहीं। छुरा चौंक कर बोला। क्यों? क्या ये तुम्हारे भाई का गांव नहीं है? गजब हो गया, मैंने सारी दुनिया ही गोल घुमा दी। दो पंडित। एक बार एक राजा ने 2 विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। एक का नाम था पंडित ज्ञानराज और दूसरे का पंडित विद्याराज। दोनों बड़े ज्ञानी थे और रोज दोनों राजा व अन्य दरबारियों को कोई ना कोई नई बात बताते। एक दिन ऐसे महान व्यक्तियों को तो उत्तम पुरस्कार देना चाहिए। राजा जी ने सैकड़ों लोगों को महल में निमंत्रित किया। आज हम यहाँ अपने देश की 2 महान विभूतियों को सम्मानित और पुरस्कृत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पंडित ज्ञानराज। अचानक राजा जी को लगा कि वे दोनों व्यक्तियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। पंडित विद्याराज मेरी मदद करेंगे। राजा पंडित विद्याराज के पास पहुंचा। पंडित विद्याराज, कृपया करके अपने मित्र के बारे में मुझे कुछ बताइए। जी, मुझे होशियारी से काम लेना चाहिए। अगर मैंने पंडित ज्ञानराज की तारीफ की तो कहीं महाराज उसे मुझसे अच्छा इनाम न दे दें। महाराज, मैं कहना तो नहीं चाहता, किंतु पंडित ज्ञानराज नीरे गधे हैं। उन्हें कुछ भी आता जाता नहीं। वे बस मेरा कहा हुआ ही दोहरा देते हैं। यह बात सुनकर राजा चौंक उठता है। यह झूठ है। मैंने पंडित ज्ञानराज का प्रवचन सुना है और मैं जानता हूं कि वे विद्वान हैं। अच्छा, जरा पंडित ज्ञानराज से भी पूछकर देखूं कि वे अपने मित्र के बारे में क्या कहते हैं। यह सोचकर राजा पंडित ज्ञानराज के पास पहुंचा। पंडित ज्ञानराज, कृपया अपने मित्र के बारे में मुझे पूरी जानकारी दीजिए। वह मुझे सावधानी से काम लेना चाहिए। अगर मैंने पंडित विद्याराज की प्रशंसा की तो कहीं महाराज उसे मुझसे अच्छा इनाम ना दे दें।
महाराज, अब आपने पूछा है तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि पंडित विद्याराज तो नीरे खच्चर हैं। उन्हें कुछ भी आता जाता नहीं है, बस जो मुझसे सुनते हैं वही दोहरा देते हैं। यह सुनकर राजा निराश हो जाता है। इन विद्वानों ने बहुत तेरी पोथी पुस्तकें पढ़ी हैं, किंतु उनके इस अध्ययन से क्या लाभ? वह हम सबसे बेहतर नहीं है। मैं भला ऐसे व्यक्तियों का सम्मान कैसे कर सकता हूं? राजा अपने एक दरबारी से बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर वही करना। थोड़ी देर बाद दो सेवक उपहार लेकर आए। उन्होंने दोनों पंडितों के सामने एक एक थाल रखा। थाल पर से कपड़ा हटाने पर, हाय, ये क्या है महाराज? ताजी हरी हरी घास। अभी तो तुम दोनों ने ही मुझे बताया कि तुम में से एक गधा है और दूसरा खच्चर। इसलिए मैंने तुम्हें वही पुरस्कार दिया जो गधों और खच्चरों को बेहद पसंद है। मेरे राज में मिलने वाली सबसे ताजी और सबसे उम्दा घास। दोनों पंडित शर्म से पानी पानी हो गए। महल छोड़कर वह ऐसे गायब हुए कि फिर कभी दिखाई नहीं दिए। परोपकार के बदले। एक छोटा सा लड़का माल से लदे ठेले को चढ़ाई पर चढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। दम लगा के, हाय शाह! ये देख एक बूढ़ा आदमी चौंक उठा। आए, लाओ बच्चे, मैं मदद कर दूं। शुक्रिया श्रीमान जी। और उन दोनों ने मिलकर उस ठेले को चढ़ाई पर चढ़ा लिया। आखिरकार, आहा, लो आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान जी। वह बूढ़ा आदमी अपने माथे पर छलछला आए पसीने को पोंछता हुआ बोला, तुमने अपने मूर्ख मालिक से पूछा नहीं था कि इतना भारी ठेला अकेले ढलान पर कैसे चढ़ा पाओगे? जी हाँ, पूछा था। उन्होंने कहा था, चिंता मत कर, वहां तुझे कोई ना कोई सिर फिरा खूसट जरूर मिल जाएगा जो तेरा काम आसान कर देगा। आए, राशन की दुकान। एक राशन की दुकान पर दुकान खुलने के समय पर भारी भीड़ लगी थी। मैं तुमसे यहाँ पहले आया था। धक्का मत दो, चलो लाइन में लगो। तभी एक आदमी भीड़ के बगल से गुजरता है। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो लाइन में लग जाओ। मुझे जाने दो। देखो, यह आगे ना जाने पाए। अबे, लाइन में खड़ा होता है या नहीं? मेहरबानी करके मुझे जाने दो, वरना दुकान नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी? क्यों? क्योंकि मैं दुकान का मालिक हूं भाई। हैं? ओ, घी का टिन। भोलाराम अपनी किस्मत आजमाने शहर जा रहे थे। प्रणाम माँ। भगवान तुझे सही सलामत रखे बेटा। यह ले बेटा, घर का घी। रोज भोजन के साथ इसे जरूर खाना, इसमें बड़ी ताकत होती है। जरूर खाऊंगा माँ। शाम को भोलाराम रेलगाड़ी में चढ़े। वहां बेहिसाब भीड़ थी। हे राम, मुझे खड़े खड़े सफर करना पड़ेगा। ट्रेन के अंदर, लेकिन घी के डिब्बे को कहीं संभाल कर रख दूं। रेल चल पड़ी और शीघ्र ही हवा से बातें करने लगी। इधर भोलाराम, चलो इसे इस जंजीर पर लटका दें। और भोलाराम ने घी का वह कनस्तर
ट्रेन की जंजीर पर लटका दिया। अचानक अरे उई एहे आए, रेलगाड़ी रुक क्यों गई? गार्ड फौरन डिब्बे में आ पहुंचा। यह खतरे की जंजीर किसने खींची? गार्ड की नजर खतरे की जंजीर पर पड़ी। घी का डिब्बा। यह डिब्बा किसका है? मेरा साहब। तुम्हारे घी के डिब्बे ने रेलगाड़ी रोक दी। चलो इसी वक्त मेरे साथ चलो। इधर भोलाराम। माँ ठीक कहती थी, घी में बड़ी ताकत है, इसने रेलगाड़ी तक रोक दी। वाह। जय बुद्धि की। एक दर्जी देश की सैर करने निकला। चलने से पहले पनीर का टुकड़ा रास्ते में काम आएगा। अपने पालतू कबूतर को भी उसने साथ ले लिया। चलो दोस्त, तुम भी मेरे संग हो लो। और वह दर्जी घर से निकल पड़ा। मैं तो चला। जंगल की सीमा के निकट। कहाँ चल दिए भाई? किस्मत की चाबी की तलाश में। शुभकामनाएं। शुक्रिया। जवाब देता दर्जी आगे एक पेड़ से टकरा गया। उसकी नजर पेड़ पर पड़ी। आई, कितना ऊंचा पेड़ है। अचानक एक भारी भरकम चलने की आवाज से वह चौंक उठा। हैं? ये कैसी आवाज है? तभी उसके सामने एक विशालकाय दानव आ खड़ा हुआ। दादा, दानव। खाने का इंतजाम हो गया। यही मैं भी कहने वाला था। क्या? हाँ, तुम अगर अपने को मुझसे ताकतवर समझते हो तो भ्रम में हो। अच्छा, तो फिर हो जाए मुकाबला, अभी पता चल जाएगा। जरूर। कमाल है। इतना कहकर दानव ने एक पत्थर उठाया तो देखो। और उसे हाथ में भींच दिया। और फिर तो यह काम करके दिखा सकता है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? दर्जी की खुशकिस्मती से दानव की नजर कमजोर थी। वह दर्जी को पनीर निकालते नहीं देख पाया। यह देखो। दर्जी ने वह पनीर हाथ में पकड़कर भींच दिया। बस, हो गए खुश। हाँ, लगता है तू सचमुच। खैर, अगला मुकाबला हो जाए। दानव ने एक बड़ा सा पत्थर हाथ में उठाया। अब देख। और उसे आसमान में ऊंचे उछाल दिया। बाप रे, इतनी दूर फेंक दिया। तो इससे दूर फेंक सकता है क्या? दर्जी ने अपने थैले में से कबूतर बाहर निकाला। बस, इतनी ही दूर। अभी लो। दर्जी ने उस कबूतर को आसमान में उछाल दिया। पलक झपकते ही कबूतर आकाश में गायब हो गया। दानव उसी ओर देख रहा था। देखो, वह अब तक नहीं गिरा। कैसे कर दिया ये? अच्छा, अब आखिरी मुकाबला। तो उसमें भी जीत गया तो मैं तुझे जाने दूंगा। जरूर, जरूर। हम यह पेड़ उखाड़ कर जंगल की सीमा तक उठा ले चलेंगे। जो पहले थक जाए वह पराजित। बिल्कुल ठीक। इतना कहकर दानव ने एक बड़े से पेड़ को जकड़ लिया। कुछ नई तरकीब भिड़ानी होगी। भाई देखो, मैं ज्यादा ताकतवर सिद्ध हो चुका हूँ, सो मुझे जड़ वाला हिस्सा उठाने दो। नहीं, जड़ वाला हिस्सा मैं उठाऊंगा और डालियों वाला तुम। यह सुनते ही
दर्जी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। मैं डालियों पर बैठ जाता हूँ। तैयार हो जाओ, शुरू। कुछ देर के बाद, थके नहीं? नहीं, मैं तो बिल्कुल तरोताजा हूँ। काफी देर के बाद, मैं तो थक कर चूर हो गया, अब और नहीं। तभी वह पेड़ दानव के सिर पर गिर पड़ा। क्या हुआ? लगता है थक गए। हाँ, तुम जाओ भाई। और दर्जी वहां से 9-2-11 हो गया। जान बची, लाखों पाए, लौट के बुद्धि घर को आए। लंबा चौड़ा खर्च। एक दिन एक अखबार के दफ्तर में, विज्ञापन प्रबंधक कहाँ मिलेंगे? उधर। वह आदमी दौड़ता हुआ विज्ञापन प्रबंधक के पास पहुंचा। कल से मेरी पत्नी लापता है। उसकी तस्वीर और एक विज्ञापन अखबार में छापने का क्या खर्च पड़ेगा? 15 प्रति सेंटीमीटर। यह सुनते ही उस आदमी ने अपना सिर पीट लिया। बाप रे, तब तो बड़ा महंगा पड़ेगा। मेरी पत्नी बहुत लंबी है। हैं? सबसे सुरक्षित जगह है। शुक्ल पक्ष एक दिन एक साहूकार के पास आया। लाला जी, मैं यह सोने की जंजीर गिरवी रखना चाहता हूं। लाओ। जंजीर लेकर मैं तुम्हें 10 रुपए दिए देता हूँ, जिन पर तुम्हें 50 पैसे प्रति सप्ताह की दर से ब्याज देना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष कई महीनों तक समय पर ईमानदारी से ब्याज चुकाता रहा। आखिर एक दिन, शुक्ल पक्ष, तुमने सारा पैसा ब्याज सहित चुकता कर दिया है। हाँ लाला जी, लेकिन मेरी सोने की जंजीर मेरे बजाय आपके पास ज्यादा सुरक्षित है। मेरे घर के आसपास कई चोरियां हो चुकी है और उसे संभाल कर रखने के लिए आपको थोड़े से पैसे देने में मुझे कोई नुकसान नहीं है। जैसे को तैसा। एक दिन एक बना ठना आदमी रेल के डिब्बे में चढ़ा। गाड़ी में सारे देहाती भरे हैं। शीघ्र ही ट्रेन चल पड़ी। वह आदमी यहाँ बैठा जाए। तभी उसकी नजर सामने पड़े जूतों पर पड़ती है। कितने गंदे जूते हैं। इस किसान ने इन्हें यहाँ रखने की जरूरत कैसे की? वह जूतों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। बाहर फेंक देता हूँ, तब अक्ल आएगी। कुछ देर बाद किसान की आंख खुलती है और उसकी नजर नीचे जाती है। अरे, मेरे जूते कहाँ गए? इसने उन्हें बाहर फेंक दिया। इसने? अभी बताता हूँ इसे। किसान ने उसका कोट उतारकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाद में बढ़िया झपकी लगी। उसकी नजर हुक पर जाती है। अरे, मेरा कोट कहाँ गया? आपका कोट मेरे जूतों को बुलाने गया है श्रीमान। क्या?